कराची में एक बार फिर लियारी गैंग वॉर ने सर उठाना शुरू कर दिया। पाक कॉलोनी में फायरिंग का वाकया गैंग वॉर का शाखसाना निकला, जिसमें एक शख्स हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। बात करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली से। शाहनवाज अली, क्या है ये तमाम तर मामला? देखिए, शहर में दहशतगर्द तो मुतहर्रिक हैं ही, अब लियारी गैंग वॉर ने भी जो है सर उठाना शुरू कर दिया है। आज कराची पाक कॉलोनी के करीब जो है एक फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें एक शख्स जाबाक हुआ था। ये वाकया जो है अब गैंग वॉर का शाखसाना निकला है। पुलिस का बताना है कि हमला जो है साजिद ग्रुप के कारिंदों ने नवेद ग्रुप के जो कारिंदों पर किया गया था। पुलिस जराये का ये भी कहना है कि साजिद ग्रुप जो है उजैर बलोच का ग्रुप का जानशीन ग्रुप है, और जो दूसरा जो ग्रुप है इसका नाम नवेद कप्पी बताया जाता है। इसका ताल्लुक जो है अरशद पप्पू ग्रुप से है। ये अरसे दराज से ये लियारी गैंग वॉर जो है चली आ रही है। ये एक दूसरे के कारिंदों को जो है कत्ल करते हैं, फायरिंग करते हैं, जख्मी करते हैं। आज भी ये वाकया पेश आया और इसी का ये शाखसाना बताया जाता है। इसमें एक शख्स जाबाज हुआ था जिसकी शनाख्त जो है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली, अपडेट किया आपने। कराची में साल की सबसे बड़ी डकैती का मामला, कार शोरूम का मुलाजिम ही मुलविस निकला। जमशेद क्वार्टर्स पुलिस ने मुलाजिम और उसके भाई को गिरफ्तार करके 51 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। घर का भेदी लंका ढाए। कराची में जमशेद रोड पर वाक़ई कार शोरूम पर डकैती में मुलव्विस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 6 जुलाई की शाम को कार शोरूम के मुलाजिम ने ही अपने भाई के साथ मिलकर डकैती का प्लान बनाया और 2 करोड़ 38 लाख रुपए से जायद की खतीर रकम ले उड़ा। शोरूम मालिक की जानिब से मुखबरी के शुबे पर पुलिस ने मुलाजमीन से पूछगछ की तो एक मुलाजिम और उसका भाई वारदात में मुलव्विस पाए गए। गिरफ्तार मुलजिमान से 51 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। दीगर रकम फरार होने वाले मुलजिमान में तकसीम की गई। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। अहमद रहमान खान, समा, कराची। जामिया कराची में चोरी की वारदात का मौमा हल। शोबा क्रिमिनोलॉजी से थीसिस के पेपर्स और रिकॉर्ड चोरी करने वाले मुलजिम रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। जामिया कराची के शोबा क्रिमिनोलॉजी में चोरी की वारदात करने वाला मुलजिम उवैस धर लिया गया। मंगल के रोज चोर ने जराइम से मुताल्लिक खोज और तहकीक की दरसगाह जामिया कराची के शोबा क्रिमिनोलॉजी से डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड और थीसिस पेपर चोरी किए थे, जिसे कार्रवाई के बाद रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से शोबा क्रिमिनोलॉजी से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया। वारदात जामिया कराची के साबिक तालिब इल्म उवैस ने ही की थी। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। गुजरावाला में डकैती की अनोखी वारदात हुई, जहां किराएदार ने बुर्का पहनकर मालिक मकान को लूट लिया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश में पता चला कि बुर्का पोश डाकू मुतासरा शख्स का किराएदार उस्मान था और मुलजिम का ये कहना है कि लॉकडाउन के बायस मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। बात करेंगे मोहसिन खालिद से। जी मोहसिन, मजीद आप बता दें। जी बिल्कुल, ये गुजरावाला का इलाका है, सैटेलाइट टाउन, जहाँ पे डकैती की अनोखी वारदात हुई है। और ये किराएदार है जिसने बुर्का पहनकर अपने मालिक मकान को लूट लिया है। और इसने प्लानिंग कुछ इस तरह से की है कि लॉकडाउन की वजह से इसका कारोबार बंद था, तो इसके बाद इसने प्लान किया कि क्यों ना ये अपने मकान मालिक से ही जो है वारदात करे, उससे पैसे छीने और उसके बाद उसी को किराया अदा कर ले। तो तेजदार आला इस्तेमाल किया, बुर्का पहना और घर के बाहर खड़े मालिक मकान से 39,000 रुपए छीने इस बुर्का पोश उस्मान ने। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, तो क्योंकि ये कोई आदि मुजरम नहीं बल्कि अनाड़ी डाकू था, तो उसने फौरी तौर पे जो है इतराफ जुर्म कर लिया है। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि उसने बुर्का पहन रखा है और ये वारदात इसने इसी कॉस्ट्यूम में की है। पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहुत शुक्रिया मोहसिन खालिद आपका। इस्लामाबाद में खाली घरों का सफाया करने वाले अफगान गिरोह के 2 कारिंदे CIA पुलिस ने धर लिए। मजीद जानिए नूरुल अमीन दानिश की इस रिपोर्ट में। घर में कौन कौन रहता है, कब आता है, कब जाता है। मुलजमान पानी मांगने के बहाने पहले घरों की रैकी करते, फिर मौका देकर उसी घर का सफाया करने पहुंच जाते। इस्लामाबाद में वारदातें करने वाले मशहूर 6 रुकनी अफगानी गैंग के 2 कारिंदे पुलिस की हिरासत में आ गए। ये दिन को मोटरसाइकिल घूमते फिरते हैं, जो मकान लाक होते हैं बेल देते हैं उस मकान पर। अगर अंदर से कोई बंदा निकल आया तो कहते हैं हमें पानी चाहिए, अगर ना निकले तो फिर दीवार क्रॉस करके पीछे वाली जाली काट करके अंदर दाखिल होते हैं और जो भी चीज़ उनको मिले ले जाते हैं। मुलजमान अपने काले करतूतों पर शर्मिंदगी का इजहार तो करते हैं, मगर अपने गुनाहों का जवाब भी ढूंढ रखा है। सर शर्मिंदगी तो है किसी का, बस क्या करें, मजबूरी है सर।
रईस खान और मोहम्मद उर्फ खान नामी अफगानी मुल्जमान के कब्जे से 17 लाख से जायद की रकम और चोरी शुदा सामान भी बरामद कर लिया गया। ताहम डकैतों के नित नए बदलते तरीके वारदात में शहरियों को भी होशियार रहना होगा। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। उज़ैर जान बलोच के करीबी साथी हबीब जान ने दावा किया है कि PTI के 3 वफाकी वज़रा अब भी उनसे राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। समा के प्रोग्राम सवाल में हबीब जान बलोच ने तहलका खेज इंकशाफात किए। उनका दावा है कि इमरान खान और उनकी जमात चाहती थी कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। तहरीक इंसाफ को लियारी से उन्होंने जितवाया। नबील गबूल को पीपल्स पार्टी और लियारी में फसाद की जड़ करार दे दिया। 2013 के इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ भी जारी थी उज़ैर बलोच शमूलियत इख्तियार करे। हमारे राब्ते थे और आज भी हमारे राब्ते हैं। तहरीक इंसाफ के 3 लोगों के मेरे पास फोन आया, मैंने अटेंड नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के भी राब्ते थे और कब फोन आया था? नहीं ये बातें आप रहने दें। सारी बातें एक ही हफ्ते में नहीं, हम चाहते हैं गवर्नमेंट को 3 हफ्ते का टाइम दे ताकि ये बातें चलती रहें। मैं आपसे बताना चाहता हूँ मुस्लिम लीग नून भी हमें ऑन बोर्ड लेना चाह रही थी। इशारा कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं कि ये कौन 3 लोग थे? 3 वफाकी वज़रा हैं पाकिस्तान के, और उसमें एक मेरा ख्याल मुशीर है, वफाकी मुशीर ने इमरान खान को, इसी फैसल वाडा को, दूसरे जो मेरे दोस्त हैं अली ज़ैदी को कराची में घूमने फिरने की परमिशन नहीं थी। अमेरिका में बैठे थे वाडा साहब, ज़ैदी साहब दुबई में बैठे थे। इमरान खान साहब को कराची एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा था। ये लियारी का पावर था, ये लियारी की हिम्मत थी कि जिन्होंने इमरान खान की PTI के लिए माहौल क्रिएट किया। अगर 2014 में उज़ैर बलोच की टीम इमरान खान के धरनों को कराची में सपोर्ट न करती बीवी, तो कराची का ये माहौल ही नहीं बनता। पूछे फैसल वाडा से, हबीब जान से आपकी बात हुई थी धरनों के लिए, और कितने दिन तक लियारी से सुजुकियां भर के जा रही थी। सैफी एडवोकेट साहबा वहाँ क्या स्पीच करती थी, दाद रहीम बलोच वहाँ क्या स्पीच किया करते थे, हमारे पास तो उनकी तस्वीर मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये JIT 1 और JIT 2 तो इतनी कंट्रोवर्शियल कर दी गई है, और अली ज़ैदी साहब ने कहा है कि वो कोई लिफाफा दे गया था, तो ये इनकी नाअहली थी। जब आप पिज्जा डिलीवरी करके मंगाते हैं तो आप पिज्जा गरम खाते, लेकिन अली ज़ैदी साहब पिज्जा डिलीवरी को ठंडा करके बासी कर दिया। अब आपने उसको 200 लोगों का कातिल बना दिया, आपने ये कर दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। दिस ऑल नॉनसेंस। ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के ममनून मशकूर हैं कि उन्होंने कराची का मुकदमा लड़ते हुए लियारी की सपोर्ट की। मैं तो कहता हूँ कि ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आपने इंतहाई ज़्यादती की हमारे साथ कि आपने 3 लाख लाइसेंस दिए। आपको 2 करोड़ 50 लाख लाइसेंस देने चाहिए थे कराची के लोगों को। प्लीज नबील गबूल की तो आप बात न करें, सारे फसाद की जो जड़ है मुत्तहिदा के बाद नबील गबूल है। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जी हाँ, उज़ैर बलोच से ताल्लुकात को लेकर यही हाल पीपल्स पार्टी और उसके रहनुमाओं का है। JALE रहनुमा कादिर पटेल ने प्रोग्राम न्यूज़ बीट में गुफ्तगू के दौरान उज़ैर बलोच को दहशतगर्द कहने से साफ इनकार कर दिया। सिंध हुकूमत की जारी करदा JIT को भी गैर अहम करार दे दिया। उज़ैर बलोच क्या दहशतगर्द था? क्या टारगेट किलर, भत्ताखोर था, गैंगस्टर था, क्रिमिनल था? बैरिस्टर साहब, आप और मैं अगर कोई डिसीजन देंगे, उस वक्त तक कि अदालत डिसीजन ना दे, हम नहीं समझ सकते कि हमें ये करना चाहिए। जो JIT जिसको आप मुस्तनिद कह रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट ने खुद इशू की है होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, उसमें जितनी इंफॉर्मेशन है उज़ैर बलोच के खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटीज की, उसकी रोशनी में क्या आपको शक है कि उज़ैर बलोच एक दहशतगर्द और टारगेट किलर और गैंगस्टर था? देखिए, JIT की अहमियत उस वक्त होती है जब उससे जो असल सबूत हो उसके साथ मुंसलिक किए जाए। सर 20 अप्रैल 2020 को मिलिट्री कोर्ट ने दे दी सजा जासूसी पे। अभी तक ये सजा कायम है, तो यकीनन आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने हबीब जान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सवाल उठाया कि हबीब जान अगर इतना ही ताकतवर था तो लंदन फरार क्यों हुआ। वाज़े कर दिया शकूर शाद ने अपनी मेहनत और आवाम की ताकत से लियारी में इंतखाब जीता। नबील गबूल ने हबीब जान को जहनी मरीज करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और वफाकी वज़रा से मुतालिक लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार हबीब जान बलोच के बड़े बड़े दावे। वफाकी वजीर फैसल वाडा ने हबीब जान बलोच से PTI के मरासिम को यकसर मुस्तरद कर दिया। बोले हम अगर किसी से मिले हैं तो सबूत सामने लाए जाएं। मैं कराची की सड़कों में उनकी इजाजत से नहीं चल सकता था, वो यहाँ से लंदन भागे हुए। ये अजीब मजाक। तो फिर आपको अंदाजा होना चाहिए कितनी बात में सदाकत है। वो कह रहे हैं हमारी तस्वीर मौजूद है, तो उनसे क्या दिखा दें किसके लिए रखी हुई है। ना मैं कभी जिंदगी में मिला हूँ, ना मैं शक्ल जानता हूँ। शकूर शाह अपनी मेहनत से, अपने प्यार से लियारी में जीता है। नबील गबूल भी इल्जामात पर चुप न रहे। PP रहनुमा ने हबीब जान बलोच को जहनी मरीज करार दे दिया।
पुरअमन कमेटी को खत्म करने में सबसे अहम किरदार मेरा था। तो ये जो कह रहा है फसाद की जड़ है, वो इसलिए कह रहा है कि इनके खात्मा करने में मेरा अहम किरदार था। ये लंदन भाग गया, जहनी मरीज भी है हबीब जान, और जिसकी बातों में कोई भी एविडेंस नहीं है। नबील गबूल ने बताया कि हबीब जान बलोच 2018 में इंतखाबात लड़ने के लिए लियारी आया था, लेकिन हल्के के अवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद से वो लंदन फरार है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी कहते हैं कि 12 मई 2007 को MQM का रैली निकालने का फैसला गलत था। शहर में उस रोज कंटेनर्स भी नहीं लगाने चाहिए थे। परवेज इलाही की तरह MQM भी इनकार कर सकती थी। उन्होंने फारूक सत्तार को पार्टी से निकालने के फैसले को भी अफसोसनाक करार दिया। वो समा के प्रोग्राम एजेंडा 360 में गुफ्तगू कर रहे थे। 12 मई के हवाले से मैंने तो सिंध असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके कहा है कि जी हमने ब्लंडर किया, उस रोज हमें रैली नहीं निकालनी चाहिए थी। हमारा हक था या नहीं था वो एक अलग बहस है, लेकिन हम में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए थी कि अगर हम उस दिन रैली निकालेंगे तो तसादुम के इम्कानात होंगे, हमें नहीं निकालनी चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ नहीं लगाने चाहिए थे कंटेनर, और अगर ये कर भी दिया था तो MQM के कारकुनान में से जो अपनी हिफाजत के लिए किसी भी चीज के लिए असले लेकर गए, नहीं लेकर जाने चाहिए थे। MQM को कोई जवाब देना चाहिए था, जनरल मुशर्रफ को भी, जो परवेज इलाही साहब ने दिया था। मैं तो कायल हूँ इस बात पे। देखिए फारूक सत्तार साहब का MQM पाकिस्तान से उनको खारिज किया जाना, आई मेंटेन कि एक वो बहुत अफसोसनाक फैसला था। आगे बढ़ते हैं और मौसम की भी बात कर लेते हैं। पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हुआ तो चेहरे भी खिल उठे। महकमे मौसमियात ने बरसात का सिलसिला मंगल तक जारी रहने की पेशगोई की है। रिमझिम बारिश से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम खुशगवार। लाहौर और गिरदोनवाह में आंधी और तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद में बादल जमकर बरसे तो जलथल एक हो गया, चेहरे खिल उठे। सियालकोट और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में भी बादलों ने रंग जमाया। शहर के मुख्तलिफ मुकामात ज़ेर-ए-आब आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हाफजाबाद और दीपालपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। गर्मी का जोर टूटने पर अवाम ने सुख का सांस लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद वासामले को हैवी मशीनरी के साथ हाई अलर्ट कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया नालालई की मुसलसल निगरानी कर रही है। बाज़ नशीबी इलाकों में मशीनरी भी रवाना कर दी गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और गिरदोनवा में बारिश के बायस 80 फीडर्स में खराबी पैदा हो गई है। आइस्को अमला बिजली बहाली में मसरूफ़ है। वाटर बोर्ड हुकाम ने 21 जुलाई को कराची के 6 हाइड्रेंट्स की नीलामी के लिए इश्तिहार दे दिया है। इसी के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ से। अली हफीज़, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कराची वालों का पानी कराची वालों को बेचो और रातों रात करोड़पति बन जाओ। जी हाँ, वाटर बोर्ड ने एक बार फिर जो है 21 जुलाई को अपने 6 सरकारी हाइड्रेंट्स की नीलामी का फैसला किया है। एक साल के लिए जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है शहर के 6 हाइड्रेंट सौंपे जाएंगे। जो ज़्यादा बोलियां देगा हाइड्रेंट जो है उनके सुपर्द किए जाएंगे। सबसे अहम बात यह है, कराची के हाइड्रेंट्स के सामने जो इलाके होते हैं रहायशी, वहाँ पर पानी नहीं आता, लेकिन जहाँ हाइड्रेंट्स होते हैं, हाइड्रेंट्स की लाइनों में जो है 24 घंटे पानी दिया जाता है। और ये कराची वालों को मजबूर किया जाता है कि वो जो है अपने हिस्से का पानी जो है हाइड्रेंट के जरिए खरीदें। ये बहुत ही बड़ा कराची के अंदर जो है धंधा चलाया जा रहा है, जिसमें जो है ताकतवर अहम शख्सियात और वाटर बोर्ड के बाद अफसरान जो है कहा जाते हैं वो शामिल होते हैं। अगर हम बात कर लें, शहर के अंदर जो है बहुत बड़ा कारोबार हो चुका है। ये एक बार फिर जो है 1 साल के लिए जो है ये हाइड्रेंट प्राइवेट सेक्टर के लोगों को दिए जाएँ, ताकि वो जो है कराची वालों को पानी बेचें और खूब माल कमाएं। जी अली हफीज़ अपडेट कर रहे थे। यूँ तो पानी आ नहीं रहा, लेकिन जो आ रहा है वो भी काला आ रहा है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली सामने आई है। गुलबर्ग के घरों में गटर का काला पानी आने लगा है। बदबूदार पानी से इलाका मकीन अजियत में मुब्तला हो गए हैं। बात करेंगे समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन से। यासिर, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, देखें ये गुलबर्ग टाउन अजीजाबाद ब्लॉक 2 का इलाका है, जहाँ सीवरेज का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो चुका है। वहाँ सीवरेज की सारी लाइनें टूटी हैं, सारा पानी जो है वो बाहर
गलियों में भी फैला हुआ है, और जबकि वाटर बोर्ड की जो लाइन है उसमें शामिल होकर घरों में दाखिल हो चुका है। लोग बहुत अजियत का शिकार, वहाँ पे लोगों का अजियत का शिकार है। लोगों का कहना है कि वैसे तो हमारे घरों में पानी नहीं आता, मगर अब जो है वो गटर के साथ पानी आ रहा है। आप फुटेज में देख सकते हैं कि जब मोटर लोगों ने वहां चला के हमें दिखाई तो सारा गटर का काला पानी जो है वो आ रहा है। लोग कहते हैं कि हमारे घरों में अब खाने के लिए, पकाने के लिए और मुंह हाथ वगैरह धोने के लिए भी पानी नहीं है। हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि वाटर बोर्ड में काफी दफा कंप्लेन करी, एमडी वाटर बोर्ड को कंप्लेन करी, अब तक कोई एक्शन नहीं हो सका है। जी बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन आपका। डेयरी फार्मर माफिया फिर बेलगाम हो गया। कराची में फी लीटर दूध 120 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। मुदस्सिर नजीर की रिपोर्ट। इजाफा होना था 25 रुपए फी लीटर का। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बड़ा एहसान किया गवालों ने कराची वालों पर, बस 10 ही रुपए तो बढ़ाए। 1 लीटर दूध 110 से 120 रुपए लीटर कर दिया। डेयरी फार्मर्स ने पहले भी 94 रुपए फी लीटर की सरकारी कीमत को घास नहीं डाली थी, और इस बार भी साफ कह दिया कि न सिर्फ हालिया इजाफे का फैसला हतमी है, बल्कि 1 माह बाद फिर से 10 से 15 रुपए बढ़ाए जाएंगे। जो अजनास हमें 12 रुपए किलो मिलते थे वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसके असरात जब दूध की कीमतों पे आएंगे तो वो अवामुन नास पे आएंगे। डेयरी फार्मर भी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कमिश्नर कराची इजलास करें या ना करें, कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया जाएगा। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। अदालती हुक्म के बावजूद ओपन मार्केट में अब भी चीनी 85 रुपए में फरोख्त हो रही है। ऐसा क्यों है? लाहौर से मोहम्मद लुकमान बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। शुगर स्कैंडल पर रिपोर्ट आई, अदालत ने सरकारी कीमत भी 70 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी, मगर अवाम को चीनी अब भी 85 रुपए फी किलो मिल रही है। शहरी कहते हैं कि सिर्फ ऐलान नहीं, हुकूमत कीमत भी कम करे। जब से 70 रुपए का गवर्नमेंट ने ऐलान किया ना, तो चीनी 80 से 85 चली गई है। पहले 80 मिली थी, अब 85 पे चली गई है। हमने भी सुना है 70 रुपए, लेकिन दुकानों पे जो है 70 रुपए नहीं दे रहे, कोई 80 रुपए दे रहा है, कोई 90 रुपए। अपने अपने रेट सबने लगाए हुए हैं। डीलर्स कहते हैं कि मिल से 78 रुपए में लेकर 70 रुपए फी किलो चीनी कैसे बेच सकते हैं। इसका रेट एक्स मिल 8000 रुपए बोरी का है, 4000 तोड़े का, और 50, 60, 70 रुपए किराया पड़ के और तोल तला के 85, 90 रुपए गाय वारा खाती है। शुगर मिल एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत चीनी की कीमत मुकर्रर करने से पहले मिल मालकान से मशवरा कर लेती तो मामला हकीकत पसंदाना तरीके से तय किए जा सकते थे। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। वफाकी वजीर असद उमर ने के इलेक्ट्रिक को काबू कर ही लिया। आज से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान कर दिया। कहा इजाफी तेल और बिजली देंगे, अगर मसला हल ना हुआ तो कानून हरकत में आएगा। समा ने सवाल किया तो जवाब दिया, जरूरत पड़ी तो के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर भी कर लेंगे। 100 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट रोजाना इजाफी गैस दी जाएगी कि इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है बढ़ा दिया है। ये ना नतीजा किया जाए कि गलती जो थी वो कोई पेट्रोलियम डिवीजन की थी, किसकी गलती से ये लोड शेडिंग में इजाफा हुआ, वो नेपरा अलग से एक फैसला देगा। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। 2021 की गर्मियों से पहले 550 मेगावाट, 2022 की गर्मियों से पहले 800 मेगावाट, 2023 की गर्मियों से पहले 800 मेगावाट मजीद फरामी में इजाफा किया जाएगा, 2150 मेगावाट। या आप समझ लें कि इस वक्त जितनी बिजली की फरामी कराची को है उससे 70% इजाफा कर दिया जाएगा। अगर इस तमाम मदद के बावजूद अवाम के मसाइल हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। सर अगर इसकी जरूरत पड़ी तो जरूर कर लेंगे। वो हम टेक ओवर करके करते हैं, हम इनसे काम करवा के करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी। नेपरा ने कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग की तहकीकात का ऐलान कर दिया। फौरी तौर पर तहकीकाती कमेटी कराची भेजने का फैसला भी कर लिया है। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान।
रोशनियों के शहर में अंधेरों का राज क्यों? शहर कायद में शदीद गर्मी में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग की तहकीकात होंगी। नेपरा कराची में बिजली बहरान के हक़ायक़ सामने लाने के लिए मुतहर्रिक 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी की सरबराही डीजी मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट नेपरा करेंगे। कमेटी फौरी तौर पर कराची जाकर इंक्वायरी का आगाज करेगी। हुकाम ने बताया कि कमेटी कराची में अवाम, ताजिर रहनुमाओं और के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुलाकात के बाद तफसीली रिपोर्ट आइंदा हफ्ते अथॉरिटी को जमा कराएगी। रिपोर्ट की रोशनी में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मजीद एक्शन का फैसला किया जाएगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। लोड शेडिंग खत्म करने के वादे पर अमल ना हुआ तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। जमात इस्लामी ने हुकूमती यकीन दहानी के बाद धरना खत्म कर दिया। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक बहाल। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ओवर बिलिंग और टैरिफ में इजाफा वापस लिया जाए। धरने के शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और बिजली के निर्खों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का भी मुतालबा किया। इश्तिहारात में कमीशन लेने के इल्ज़ाम में खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा इत्तलात का कलमदान मौमने खुसूसी कामरान बंगश के सुपुर्द कर दिया गया। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। पेशावर से तारिक आफाक की रिपोर्ट। उस दिन आपने 2% का हमें कहा था कि मुझसे टैक्स कटेगा। वो जो टैक्स होता है वो होता है इनकम टैक्स। लेकिन कोई मसला नहीं है सर, मैं बोलता हूँ आप देख लीजिए, नहीं कटी तो मैं आपको दे दूँगा। फिर 10%। इश्तिहारी कंपनी के नुमाइंदे से गुफ्तगू की मुबैना लीक ऑडियो ने अजमल वजीर की ओहदे से छुट्टी करा दी। वजीर आजम ने उसूलों पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया और मुबैना कमीशन की इत्तला मिलने पर मुशीर इत्तलात को ओहदे से हटा दिया गया। साबिक मुशीर पर कमीशन लेकर कोरोना आगाही की इश्तिहारी मुहिम मनपसंद एजेंसी को देने का इल्जाम है। वजीर आला ने कामरान खान बंगश को महकमा इत्तलात का कलमदान सौंप कर चीफ सेक्रेटरी को मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हिदायत थी कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। अगर तो वो साबित हो जाती हैं चीजें तो फिर तो ऑलरेडी उनको डिनोटिफाई किया गया, अदरवाइज वो रीइंस्टेट हो जाएंगे, कैबिनेट में दोबारा जाएंगे। 3 मार्च 2020 में शौकत यूसुफजई से महकमा इत्तलात का कलमदान लेकर अजमल वजीर को मुशीर इत्तलात बनाया गया था। तारिक आफाक, समा, पेशावर। मुशीर इत्तलात के ओहदे से बरतरफ किए जाने वाले अजमल वजीर का कहना है कि मुख्तलिफ मीटिंग्स की ऑडियोज़ को एडिट करके पेश किया गया है। सवाल कुछ और थे और जवाब कुछ और। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन वजीर सेहत थे, मैं नहीं। कहते हैं जिस चीज़ का उनके पास इख्तियार नहीं उन पर इल्ज़ाम लगाया गया। मजीद क्या कहना था, आइए देख लेते हैं। ये जो काम किया गया है कि एक ऑडियो को एडिट करके और इस तरीके से पेश किया गया है जिसका टोटली को बात कुछ और हो रही है। कहीं पे मैं मीटिंग में बैठा हूँ, इधर मैं मीटिंग में बैठा हूँ, उधर से कहीं से एक क्लिप उठाया है, कहीं और जगह में मैं बैठा हूँ, मेरे साथ डिस्कशन हो रही है। तीनों दफ़ा जो स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन है वो मिनिस्टर हेल्थ है। यह फैसला किसने करना है? चेयरमैन जो कमेटी का होता है, वजीर सेहत साहब, और फिर उसके साथ सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, डीजी इंफॉर्मेशन, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, ये जितने लोग हैं ये सारे बाकायदा मेरे पास ये मौजूद है। नैब ने हज के इश्तिहारी मुहिम में मुबैना बेज़ाब्तियों की मुकम्मल छानबीन का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। गुज़िश्ता 2 साल की इश्तिहारी मुहिम का मुकम्मल रिकॉर्ड मुतालिका इदारों से हासिल किया जाएगा। सरकारी इमारत अपने बिजनेस पार्टनर को दिए जाने की शिकायत पर भी छानबीन मुकम्मल कर ली गई है। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। नैब साबिक हुक्मरानों के साथ हैवान इक़्तिदार के मौजूदा मकीनों के एहतसाब के लिए भी सरगर्म। इख्तियारात से तजावुज करने के इल्जाम पर विफाकी वजीर नूरुल हक कादरी के खिलाफ शिकायत पर तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। गुज़श्ता 2 साल के दौरान हज इश्तिहारी मुहिम का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल करने का फैसला। प्राइवेट इश्तिहारी कंपनियों के अलावा प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से भी मुकम्मल मालूमात हासिल की जाएंगी। नूरुल हक कादरी के अलावा वजारत मजहबी अमूर के अफसरान और एहलकारों के किरदार का तयन भी किया जाएगा।
नैब रावलपिंडी वजारत की इमारत नूरुल हक कादरी के बिजनेस पार्टनर को देने का रिकॉर्ड पहले ही हासिल कर चुका। नैब को शिकायत मौसूल हुई थी कि वफाकी वजीर ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए इमारत कैश एंड कैरी के लिए दी, जिससे कौमी खजाने को नुकसान पहुँचा। चेयरमैन नैब ने मई में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में वजारत मजहबी अमूर में बेज़ाब्तगियों पर छानबीन की मंजूरी दी थी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब रावलपिंडी को मेरिट पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत कर रखी है। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। PTI MPA हलीम आदिल शेख के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मलिर से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। हलीम आदिल शेख ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा नैब के तमाम सवालात के जवाबात वो देंगे। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख पर सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब के मुताबिक तहरीक इंसाफ के MPA हलीम आदिल शेख पर 253 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे का इल्जाम है, लेकिन हलीम आदिल शेख ने तो इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। कहा 250 में से सिर्फ 4 एकड़ जमीन उनकी, बाकी कजन, भाई और दीगर अहबाब के नाम पर हैं। उनका कहना था कि नैब के तमाम सवालात के जवाबात देंगे। जनवरी 2018 से ये एंटी करप्शन में मेरे खिलाफ एक दरखास्त डलवाई, जिसको बैकिंग की पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने, जिसका सबूत मेरे पास मौजूद है। नैब हमसे पूछेगा, इंशाअल्लाह हम भी एक एक चीज बता देंगे और हम वेलकम करते हैं। नैब ने डिप्टी कमिश्नर मलिर को खत लिखकर सरकारी अराजी पर कब्जे और फरोख से मुतालिक रिपोर्ट 27 जुलाई तक तलब कर ली। दूसरी जानिब एंटी करप्शन सिंध भी मामले की तहकीकात कर रही है। तहरीक इंसाफ के MNA अहमद हुसैन को इल्जामात लगाने पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। नईम अशरफ भट्ट इसी पर रिपोर्ट करेंगे। इस वक्त मुल्तान में जितनी करप्शन हो रही है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई। जिम्मेदार अगर कोई है तो वो शाह महमूद कुरैशी है। पार्टी के वाइस चेयरमैन पर संगीन इल्जामात, रुकन कौमी असम्बली को लेने के देने पड़ गए। अहमद हुसैन को इंटरव्यू पर शोकाज नोटिस मिल गया। 8 जुलाई को समा को इंटरव्यू में अहमद हुसैन ने शाह महमूद कुरैशी और दीगर वुज़रा को तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी ने इंटरव्यू का नोटिस लिया। डिसिप्लिन कमेटी ने इज़ारे वजू का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि बतौर रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन का रवैया पार्टी पॉलिसी और आइन की खिलाफ वर्जी है। बहुत सारे दोस्त बैठे हैं जो खास तौर पे उन्होंने मुझे पर ये मेहरबानी की है, बट मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। जो लोग पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनकी बात आपके सामने भी करूंगा, खान साहब के सामने भी करूंगा और उस मीटिंग में भी करूंगा। अहमद हुसैन को अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए 15 जुलाई को सब कमेटी में पेश होने की हिदायत की गई है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। मुल्क भर में दीनी मदारिस के सालाना इम्तिहानात शुरू हो गए। इम्तिहानात में 3,15,809 तलबा और तालबात शिरकत कर रहे हैं। आलिम दीन मुफ्ती ज़ुबैर कहते हैं दीनी मदारिस के सालाना इम्तिहानात के लिए मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में 2,252 सेंटर्स कायम किए गए हैं। मुफ्ती ज़ुबैर का कहना था कि इम्तिहानात में SOPs का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। आज पहला पर्चा कराची में हुआ। इम्तिहानात में 3,15,809 तलबा और तालबात ने शिरकत की। मुल्क भर के तमाम दीनी मदारिस में तमाम एहतियाती तदाबीर और हुकूमत और उलमा के दरमियान तयशुदा मुश्तरका SOPs के साथ सालाना इम्तिहान विफाक शुरू हो चुका है। मुल्क भर के 3,15,000 तलबा और तालिबात के लिए 2,252 इम्तिहानी सेंटर्स मुकर्रर किए गए हैं। तारीख पे तारीख अदालती फैसलों में ताख़ीर की क्या वजह है, आइए हम आपको बताते हैं। तो मजमूई तौर पर जनाब 302 अदालतों में अमले की 1175 असामियाँ खाली हैं, जबकि 102 खुसूसी अदालतें और ट्रिब्यूनल्स जजेस ना होने के बाइस गैर फ़ाल हैं। अहम तरीन अदालतों में जजेस और अमले की अदम मौजूदगी से इंसाफ की गाड़ी नहीं चल पा रही है। साइलिन को इंसाफ के बजाय तारीख पर तारीख मिलती है। कराची में इंसदादे दहशतगर्दी की 5 अदालतों में काम ठप पड़ा है। एहतसाब, एंटी करप्शन, बैंकिंग, FIA, ड्रग, कस्टम्स, लेबर और कंज्यूमर कोर्ट्स जजेस की मुंतज़िर हैं। इंसाफ की राह में जजेस की कमी इकलौती रुकावट नहीं है, बल्कि तकनीकी माहिरीन का ना होना भी है। कई अदालतों में तो रीडर, स्टेनोग्राफर और क्लर्क ही मौजूद नहीं है। अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ की 127 खुसूसी अदालतों में 394 असामियाँ खाली पड़ी हैं। सिंध की 90 अदालतों में 413, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की 52 अदालतों में 237, बलूचिस्तान की 24 अदालतों में 67, जबकि इस्लामाबाद की 19 अदालतों को 64 अरकान की कमी का सामना है।
झंग के ड्राइवर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स माफिया के हाथों लुटने लगे। शहरियों ने ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले स्टैंड्स को खत्म कराने का मुतालबा कर दिया है। अरशद खान रिपोर्ट करेंगे। झंग के ड्राइवर रिक्शा माफिया से परेशान। रेल बाजार, अयूब चौक और बर्जी चौक पर कायम गैर कानूनी स्टैंड्स पर रिक्शे खड़े करने वाले गरीब ड्राइवर्स ने भत्ता वसूली का शिकवा कर दिया। 20 रुपए कमेटी वाले पर्ची ले रहे हैं, उसके बाद हम इधर स्टैंड पे खड़े करने के पैसे दे रहे हैं। गरीब आवाम है, यहाँ से क्या लेके जाएंगे कमाकर। माहाना फीस वसूल करने वाले ठेकेदार ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पर्ची पर दर्ज फीस को ही गैर कानूनी करार दे दिया। कोई गैर कानूनी स्टैंड नहीं, और हाई कोर्ट में भी हमने बंदा भेज दिया हुआ अपना, और इन्होंने जो पर्ची लगाई है वो गैर कानूनी लगाई है। दूसरी जानिब महकमा ट्रांसपोर्ट ने भत्ता माफिया को खबरदार करते हुए कहा कि गैर कानूनी काम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार है। जितने भी स्टैंड इस वक्त शहर में चल रहे हैं, रिक्शा स्टैंड के जो प्राइवेट स्टैंड है, ये सारे गैर कानूनी, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बाकी कुछ लोग उनसे वसूल करें तो हमारे पास अगर कोई कंप्लेन आती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर वो कंप्लेन ना आए तो उसके लिए उसमें कार्रवाई में मुश्किलात होती है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स को फौरी तौर पर खत्म कराने का मुतालिबा किया है। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर स्टेट बैंक ने 15 बैंकों पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए के जुर्माने किए। जुर्माने पिछले 4 माह के दौरान किए गए हैं। बैंकों ने फॉरेन एक्सचेंज कवानीन की खिलाफ वर्जी की। बात करेंगे समा के नुमाइंदा अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा मरकजी बैंक का मजीद क्या कहना है? जी, मरकजी बैंक में तारीख में पहली बार जो इतने भारी जुर्माने आए किए, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग पर जो 15 बैंकों के नाम आए, साथ में जो सार्फिन की मालूमात ना होने पे और जो तमाम कवानीन है उससे अमल दरामद ना होने पे जो 15 कमर्शियल बैंक है जिससे 1 अरब 68 करोड़ रुपए के भारी जुर्माने आए किए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहले एक बार हुए हैं। स्टेट बैंक ने जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर जो कवानीन लाया था, उसके बाद जो है जुलाई 2019 से ये इक़दाम शुरू किया है, जिसके बाद ये सबसे भारी जुर्माने किए गए हैं कमर्शियल बैंकों पे, जिसके अंदर सार्फिन की मालूमात ना रखने, फॉरेन एक्सचेंज कवानीन के खिलाफ पर वर्जी पर जो जुर्माने आयद किए गए हैं। बैंकों पर मजबूरी तौर पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए के भारी जुर्माने आयद किए गए हैं, जो कि 15 बैंकों पर मार्च से जून 2020 के दौरान ये जुर्माने आयद किए गए। ठीक है अशरफ खान, अपडेट कर रहे थे आप। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर स्टेट बैंक ने 15 बैंकों पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए के जुर्माने किए। जुर्माने पिछले 4 माह के दौरान किए गए। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।